भैया राम राम भैया सारा ने राम राम भाई सारा ने आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा लेक्चर। आपने थंबनेल में देखा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का वन शॉट। किसका शॉट? एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि केमिस्ट्री एक तरह की और इसके अंदर कंफ्यूजिंग होता है कि यार ये हो क्या रहा है, एसिड क्या है, बेस क्या है। आपने जनरली सुना होगा, देखो आपने बहुत सारी चीज़ सुनी होगी इसके अंदर कि एसिड होता है। अब बहुत सारे बच्चों को एसिड का मतलब ही नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को बेस का मतलब ही नहीं पता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, सॉल्ट क्या होता है। एसिड जैसे कि आप कहते हो, कभी कहते हो नींबू के अंदर भी है, कभी कहते हैं यार एसिड, किसी ने किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया उसकी पूरी स्किन जल गई। अरे यार स्किन जल गई तो फिर हम जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या है। ये सारी जो कंफ्यूजिंग है ना, जो बेस क्या है, एसिड क्या है, वो इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और अपने 1-2 दिन बाद एग्जाम्स भी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। क्या करना है? शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और इसको कंप्लीट अगर देख लिया तो गारंटी लेता हूं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं जाने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चले आगे चले फटाफट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसका शेयर करेंगे अपन, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको स्किप नहीं करना है। और साथ में क्या लेके बैठना है, मैंने बोला था कल भी कि रजाई के अंदर बैठ कर नहीं देखना है, एक पेपर और कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ साथ में ही रिवाइज करना है, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी रिवीजन का वीडियो, ठीक है। पूरा वन शॉट है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। क्या लिखा सबसे पहले टॉपिक टॉपिक लिखा है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड सॉल्ट, सॉरी एसिड एंड बेस कर देना। यहां पे क्या कर दोगे, यहां पर तुम एसिड एंड बेस कर दोगे, बेस, ठीक है। एसिड होता क्या एक्चुअली में, देखो एसिड्स एंड बेस। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही किसी एसिड को तुम क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे किसी वाटर के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या करेगा, H+ आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन देगा? H+ आयन दे देगा, H+ आयन देगा। वेरी गुड, H+ आयन देना स्टार्ट कर देगा। तो जो बेसिस होते हैं, बेस गिव्स ऑफ हाइड्रोक्सिक आयन। हाइड्रोक्सिक आयन कौन से होते हैं? OH- आयन। कौन से आयन? OH- आयन डिसॉल्व करता है। जैसे कि मान लो KOH एक क्या है, एसिड है। KOH क्या एक तरह का एसिड है। जैसे ही तुम इसको किसी पानी में डालोगे तो क्या करेगा, ये K+ एंड OH- में टूट जाएगा। इसका मतलब KOH क्या है, एक तरह का, KOH क्या है, एक तरह का बेस है। क्या है? एक तरह का बेस है। NaOH क्या है, ये भी OH देना स्टार्ट कर देगा, Na+ दे देगा और OH- दे देगा। इसका मतलब ये क्या, एक तरह का बेस है। लेकिन मान लो HCl है, HCl ये क्या देगा, ये पानी के अंदर डालते क्या देगा, Cl- और H+ आयन दे देगा। जो H+ आयन दे रहा है वाटर के अंदर वो क्या है, वो अपने सर है एसिड है। वो क्या है? एसिड है। क्या पहला डिफरेंस याद हुआ? वेरी गुड। ये बार बार एग्जाम्स में पूछ ले तो ये 3-4 लाइनें अपन को क्या कर लेनी है, एकदम तरीके से याद कर लेनी है। सेकंड टॉपिक अपन को क्या कह रहा है, जो सेकंड टॉपिक है वो कह रहा है कि इट टर्न्स ब्लू कलर लिटमस पेपर इनटू रेड। यानी कि लिटमस पेपर ये क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब ये इंडिकेट कर देगा कि अपन देख के तो बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एसिड्स और सॉल्ट होंगे, केमिकल होंगे जो कलर एक जैसा होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग है, एक एसिड एक बेस है। तो कैसे पता लगेगा? वो इंडिकेटर होगा इसका, कोई ना कोई क्या होगा, इसका एक इंडिकेटर होगा। जैसे कि लिटमस पेपर एक तरह का क्या है, इंडिकेटर है। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, लिटमस पेपर, ब्लू कलर का लिटमस पेपर को क्या करेंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ये जैसे मैंने एक आगे दे भी रखा आपको, ये देखो, ये देखो इंडिकेटर में बताऊंगा मैं तुमको, इस लाइन का मतलब इंडिकेटर में बताऊंगा कि यहां पे देखो एक ब्लू कलर का क्या था, जैसे ये एयर के कांटेक्ट में जो है ना ये वाला लिटमस पेपर, तो ये लिटमस पेपर जब एयर के कांटेक्ट में है तब ये ब्लू कलर का है। जैसे इसको एसिड में तुम डिसॉल्व करोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेट। और नेक्स्ट बेस के अंदर क्या होगा, जैसे अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको तुम डिसॉल्व करोगे बेस के अंदर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने याद कर ली। थर्ड क्या है? सॉरो इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। कौन? एसिड। बेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। और पीएच की बात करें तो पीएच स्केल समझेंगे अपन कि 7 से नीचे क्या है, 7 से नीचे क्या है? एसिड है। 7 से नीचे क्या है? एसिड है। 1 मिनट, ये माइक थोड़ा सही कर देते हैं। 7 के नीचे क्या होता है अपने? एसिड है। पीएच स्केल आगे पढ़ाऊंगा कि पीएच, अभी ये याद कर लो तुम, उसके बाद वापस तुमको यहां पे लेके आऊंगा और समझाऊंगा कि पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। 7 से ऊपर है यानी कि पीएच स्केल होती है 1 से लगा करके 14 तक, बीच में 7 आ जाता है न्यूट्रल पॉइंट। तो 1 से 7 के बीच में क्या है? एसिड है। और 1 से 14 के बीच में क्या है? बेस है। सब समझ में आएगा, जब मैं पीएच स्केल समझाऊंगा तब तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्रेट। और एग्जांपल HCl है, जो भी H+ दे रहे थे, और OH- जो भी देते हैं वो क्या है? वो अपने बेस है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए अपन को, नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए कि क्या है, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है।
ये पहला इंडिकेटर, ये सेकंड, ये थर्ड। पहला इंडिकेटर तो क्या है, अपना लिटमस पेपर है, जो कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे तो क्या है, वो एसिड है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करे तो क्या है, वो एसिड है। और अगर बेस जो है, बेस लिक्विड में क्या कैसे लगेगा, जो ब्लू कलर का, जो रेड कलर का लिटमस पेपर है, जैसे ही उसको बेस में कन्वर्ट करोगे, बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। क्या ये फर्स्ट इंडिकेटर याद हो जाएगा। सेकंड जो दो इंपॉर्टेंट है वो कौन से, फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन। जैसे ही फिनोप्थलीन सॉल्यूशन के अंदर तुम एसिड मिक्स करोगे ना, तो क्या होगा, कलरलेस आ जाएगा, लिक्विड कैसा आ जाएगा, कलरलेस आ जाएगा, कलरलेस लिक्विड आ जाएगा, कलरलेस लिक्विड आ जाएगा। किसके अंदर, फिनोप्थलीन। किसके लिए, एसिड के लिए। तो जैसे ही बेस के साथ मिक्स करेंगे फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, वो क्या आ जाएगा, पिंक कलर का दिखाएगा। तो किसी सॉल्यूशन को मान लो कोई दो लिक्विड है, एक फिनोप्थलीन का है और दूसरा किसका है, हमको पता ही नहीं है। तो जैसे ही, अब वो एसिड है या बेस है कैसे पता लगेगा, कि जैसे ही अगर फिनोप्थलीन के साथ मैच किया, किसका, फिनोप्थलीन के साथ किसको मैच किया अपन ने, एसिड को मैच किया और कलरलेस सॉल्यूशन बन गया, तो क्या है वो, तो मतलब कि जो लिक्विड था, अननोन लिक्विड था, वो क्या था, वो एसिड है। अब अननोन लिक्विड है और फिनोप्थलीन है, तो अननोन लिक्विड अगर पिंक सॉल्यूशन देता है मिलकर के फिनोप्थलीन के साथ, इसका मतलब वो जो अननोन सॉल्यूशन था वो क्या है, वो अपना बेस है। क्या है, अपना बेस है। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर है। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज कैसे क्या वर्क करेगा, मिथाइल ऑरेंज कैसे वर्क करेगा, जैसे ही अपन किसी अननोन लिक्विड को, मान लो ये कैसे होगा, येलो होगा, येलो होगा, ठीक है। तो जैसे ही मिथाइल ऑरेंज जो है ना, मिथाइल ऑरेंज क्या होगा कि अननोन लिक्विड लिया अपन ने, मान लो ये रेड कलर का, अगर अननोन लिक्विड मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या करे, रेड कलर का सॉल्यूशन दे दे, तो इसका मतलब जो अननोन था वो क्या था, एक तरह का एसिड है। एक दूसरा अननोन लिक्विड दे और मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर येलो कलर दे दे, तो वो क्या है, सर वो बेस है। समझ में आया इंडिकेटर, किसके साथ कैसा कलर देगा, एसिड के साथ फिनोप्थलीन कलरलेस होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बेस के साथ फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज के साथ बेस कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है सर। मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है सर। तो क्या ये याद हो जाएंगे, बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं। मैं तुमको बहुत कम कंटेंट में बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब कि, इसका मतलब समझो कि तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दे, उसके अंदर डिस्प्लेसन रिएक्शन हो, कि डिस्प्लेस हो रहा है कोई भी, यानी मान लो 3 एटम थे, क्या थे, 3 मेटल थे, 2 मेटल आपस में जुड़े हुए थे, तीसरा कोई नया मेटल आता है और एक मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेस हुआ है वो कम रिएक्टिव है नए आए हुए रिएक्टिव से। ठीक है, एक लड़का है, ये बी के साथ कंपाउंड बना रखा है, ठीक है, ए भी बना रखा है, ठीक है। एक कोई नया लड़का आता है, सी, बहुत पैसे वाला लड़का है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो बी क्या करेगी, इसको भगा देगी और बी सी बना लेगी। ये लो, कट गया इसका, कट गया कि नहीं कट गया इसका। तो मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सी रिएक्टिव हो गया, ए से ज्यादा रिएक्टिव है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, समझ में आया तुमको, ठीक है। तो बी सी बन गया। मान लो कोई डी नाम का एक और रिएक्टिव आता है जो कि सी से भी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन, डी। तो क्या करेगी, ये जो बी है ये क्या करेगी, बी डी बना लेगी, नया कंपाउंड बन लिया। तो रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में। तो सारे इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें से ज्यादा रिएक्टिव है कौन, बी सी डी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो मैंने एलिमेंट लिख रखे हैं, उनकी ट्रिक भी लिख रखी है कि जैसे पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, ये सोडियम मेटल है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ठीक है, लेड बोलते हैं इसको, इसका ये सिंबल है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद सोना चांदी भी है, सोना है, सॉरी ये चांदी है, गोल्ड है और नेफ्थलीन भी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मर्क्यूरी है, उसके बाद सिल्वर है, प्लेटिनियम है, गोल्ड है, ये सब के सिंबल है। तो इन सब मेटल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो ऊपर की ओर लिखा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो कम रिएक्टिव होता जाता है। जैसे कि मान लो, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या लिखा था, एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम लिखा था और जिंक लिखा था, मतलब कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। जिंक से भी कम रिएक्टिव कौन है, फेरस है, उससे भी कम पीबी। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फेरस होगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से याद करना है कि जिस तरीके से ये सीक्वेंस है उसकी क्या ट्रिक बना रखी है। सबसे पहले है पोटेशियम सोडियम, इसकी ट्रिक क्या है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, एल्यूमिनियम को ऑल्टो, ठीक है। उसके बाद जेन भी एक कार होती है, ऑल्टो जेन फरारी,
फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। क्या मांगी थी? ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। सिल्वर से एजी, अपन को नाम याद करना भाई, सिल्वर को क्या बोलते हैं? एजी बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लो एजी दिख जाए कंपाउंड के अंदर, रिएक्शन के अंदर, और हाइड्रोजन दिख जाए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको रिप्लेस करके वहां बैठ जाएगा। समझ में आया तुमको? तो इस तरीके से इसको क्या याद हो जाएगी? बिल्कुल याद हो जाएगी। ग्रेट। तो क्या रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी? बिल्कुल याद हो जाएगी सर। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन कर ले अपन, क्वेश्चन कर ले इंपॉर्टेंट। कौन से क्वेश्चन? क्या लिखा है? अ डिस्प्ले ए, अब देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या लिखा है कि ए डिस्प्लेस बी, ए जो है डिस्प्लेस बी एंड सी। इसका मतलब ए जो है बी और सी दोनों से ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ए डिस्प्लेस कर रहा है किसको? बी एंड सी फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन, बट व्हेन पुट इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डी, जब इन सबको सॉल्ट सॉल्यूशन डी के सॉल्ट सॉल्यूशन में, किसके? डी के सॉल्ट सॉल्यूशन में पुट करते हैं अपन, डी के सॉल्ट सॉल्यूशन में पुट करते हैं, देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है, एंड बी डिस्प्लेस सी। बी क्या? उसके बाद जब अपन इन तीनों को सॉल्यूशन को डी में पुट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, मतलब कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, वैसे के वैसे पड़े हैं। ए जो है बी और सी को डिस्प्लेस करता है, तो हमने लिख दिया कि ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद लास्ट में एक और लाइन लिखी है, बी डिस्प्लेस सी, बी डिस्प्लेस सी, इसका मतलब बी जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे? सी से। ओके, अपन ने थ्योरी सारी पढ़ ली। द सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तुम बताओ आराम से, सेकंड कौन है? फर्स्ट तो ए हो गया, क्योंकि ए इसको भी डिस्प्लेस कर रहा है और इसको भी डिस्प्लेस कर रहा है। बी जो है वो क्या हो गया? सी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? बी हो गया अपना। ग्रेट, समझ में आया? क्वेश्चन बन रहा है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस द रेस्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये तीन तुमको मेटल दे रखे हैं, देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? वो सबको डिस्प्लेस कर देगा सबसे ज्यादा। देखो जो हम अभी तक हमको जो सर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं हुई, तो हम वापस देख लेते हैं। क्या क्या था अपने पास क्या क्या था? इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कॉपर दे रखा है, जिंक दे रखा है, सिल्वर दे रखा है। तो देख लेते हैं अपन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। क्या दे रखा है अपन को? सर अपन को कॉपर दे रखा है, ये रहा कॉपर। और क्या दे रखा है? और जिंक दे रखा है, ये रहा जिंक, यहाँ पे ऊपर है। और सिल्वर दे रखा था, तो कॉपर दे रखा था, और ये रहा सिल्वर दे रखा है, और जिंक। तो इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? सर जिंक सबसे ऊपर। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। उसके बाद कौन है? कॉपर है। उसके बाद कौन है? उसके बाद सिल्वर है। वेरी गुड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था अपने पास? जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। कौन रिएक्टिव था? जिंक था, क्योंकि सबसे ऊपर कौन था रिएक्टिव सीरीज के अंदर? जिंक। तो इसको डिस्प्लेस कौन कर देगा? सबको जिंक डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद कौन था? उसके बाद कॉपर था। उसके बाद कौन सा था? थर्ड नंबर पे सिल्वर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। मजा आ रहा है? फील आ रहा है? लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है भाई? मेरा क्या फायदा? शेयर तो करो वीडियो को कम से कम। अगर तुमको मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है बहुत कम टाइम के अंदर, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है? आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है पीएच स्केल। पीएच का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है? पीएच स्केल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि किसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, ये डिसाइड ये स्केल करेगी। ये एक तरह की क्या है? एक तरह की स्टैंडर्ड स्केल बना रखी है, जिसके अंदर 0 से लगा करके 14 तक, नंबर 14 तक क्या दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं। और इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या है? 7 है। यानी कि 7 से 0 के बीच में क्या है? सर एसिड है। और उसके बाद एल्कलाई, एल्कलाई का मतलब बेस, एल्कलाई का मतलब बेस हो जाता है, जो कि वाटर में डिजोल्व होने वाले जो बेस होते हैं उनको एल्कलाई बोलते हैं। तो ये सारे जो है एल्कलाइन है, तो एक तरह का बेस ही है ये तरह। तो 7 से लगाकर 14 तक क्या है? बेस है सर। और 7 से 0 तक क्या है? एसिड है सर। अच्छा, तो हमको समझ में आ गया कि अगर मान लो किसी की पीएच हमको दे रखी होगी 6.6, तो पूछेंगे कि ये एसिड है या बेस है, तो हम बोल देंगे एसिड है, क्योंकि 7 से नीचे। किसी पीएच दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर कि 7 है, तो बताओ इसका क्या कहते हैं, ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या एल्कलाइन? तो बोल देंगे सर 7 के ऊपर न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। किसी की पीएच हमको मान लो 11 आ गई, 11 दे रखी, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। जैसे साबुन है, वो खारा है, टेस्ट में कैसा है? कड़वा है ना, तो कड़वा है, इसका मतलब उसकी पीएच क्या होगी? 7 से हमेशा ज्यादा ही होगी, 7 से ज्यादा होगी। एक और जैसे ब्लड की पीएच पूछ लेते हैं कि ब्लड की जो पीएच है ना वो 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4 होती है। इसका मतलब 7 से ऊपर है तो क्या होगी? हमारा ब्लड कैसा है? बेस है। ब्लड कैसा है? बेस है। देखो अब पीएच का कॉन्सेप्ट समझो कि जो मैंने बताया था कि H+ जो आयन जो होते हैं, स्टार्टिंग बताया था कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एसिडिक कंसंट्रेशन, एसिडिक कंसंट्रेशन। और OH- क्या करते हैं? बेसिक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीएच जो है ना, ये जो साइन दिख रहा है तुमको,
ये वाला जो साइन होता है ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। मान लो प्रोपोर्शनल ए बी के प्रोपोर्शनल है, ए क्या है बी के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब होता है अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो बी भी बढ़ेगा, बी को बढ़ाऊंगा तो ए बढ़ेगा, यानी जैसा जैसा ये काम करेगा वैसा वैसा बी करेगा, ये कम होगा तो बी भी कम होगा, बी कम होगा तो ए भी कम होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मान लो ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि एक उल्टा कर दिया बी को बराबर से नीचे लेके चलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यानी मान लो ए बढ़ रहा है तो बी घटना हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए बढ़ रहा था तो बी भी बढ़ रहा था, बी घट रहा था तो ए भी घट रहा था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, सब उल्टा पुल्टा है। ठीक है, मतलब समझ में आया तुमको इसका प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, वेरी गुड। तो यहां पे देखो पीएच के प्रोपोर्शनल में कौन है सर, OH माइनस जो है ना वो पीएच के प्रोपोर्शनल में, मतलब कि जितने ज्यादा OH माइनस बढ़ेगा उतना बेसिक कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है OH माइनस बेसिक कंसंट्रेशन को, तो OH बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, मतलब पीएच का नंबर बढ़ेगा स्केल के अंदर। ये देखो अब इस स्केल के अंदर जितने ज्यादा OH माइनस बढ़ते जाएंगे ना, यानी कि तो बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और नंबर भी पीएच के अंदर बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि OH माइनस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पीएच के। अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो क्या था, वो है सर अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर H+ बढ़ेंगे मतलब एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच का नंबर है घटता जाएगा। ये देखो जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या होगी, बढ़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा बढ़ेगी OH H+ आयन बढ़ेंगे ना, H+ आयन बढ़ेंगे उतना ही पीएच का नंबर घटता जाएगा। यानी कि अगर 6 पे अगर किसी की पीएच है और एक की पीएच 4 पे है तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ज्यादा एसिडिक होगा 4 पे। क्यों 4 पे, क्यों? क्योंकि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो किसी की OH की बात करें, किसी की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें 7 है, सॉरी 7.4 है और किसी की 9 है, तो ज्यादा बेसिक कौन है? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, 9 नंबर पे, 9 नंबर पे ज्यादा बेसिक होगा। मान लो किसी की पीएच 3 है और किसी की एक और कंपाउंड की पीएच जो है 6 है, तो इसमें ज्यादा किसकी होगी, इसमें ज्यादा 3 की होगी। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने ज्यादा H+ बढ़ेंगे, जितने ज्यादा H+ बढ़ेंगे उतनी एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन पीएच का जो नंबर है, पीएच के जो नंबर है 1 2 3 4 वो कम होते जाएंगे। तो एसिड तो कहां पे नीचे होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इस न्यूट्रल पॉइंट से पीछे की ओर जाएंगे, जीरो की ओर जाएंगे ना, जैसे तो रेड आ रहा है, रेड आ रहा है मतलब एसिडिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एसिड का जो है कंसंट्रेशन H+ आयन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन कि H+ आयन बढ़ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कैसे? पीछे की ओर जाने पर, माइनस की ओर जाने पर क्या हो रही है, यानी कि 6 से 5 पे आएंगे तो एसिडिक कंसंट्रेशन और बढ़ेगी, 5 से 4 पे आएंगे और ज्यादा बढ़ेगी, 4 से 3 पे आएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन बेसिक में क्या है, बेसिक में है कि जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगे वैसे वैसे अपनी क्या बढ़ती जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, एल्कलाइन स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सारा खेल क्यों हुआ, क्योंकि ये इनवर्स में है और इसका प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल में है तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे पीएच जो है POH बढ़ती जाएगी और इसकी घटती जाएगी। वेरी गुड। उसके बाद लास्ट क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, सर ये क्या बच्चे कॉपी फाड़ के लेके आओ, खुद नहीं लिख सकते, टाइम नहीं मेरे भाई। तो क्या क्या होता है पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होता है, पीएच बहुत कम होती है, 1 से 2 होती है। तो जैसे क्योंकि मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि पीएच बहुत कम हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का रोल बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी वगैरह होती रहती है ना हमारे पेट के अंदर, तो सारा किसका खेल हो रहा है, पीएच का खेल हो रहा है। अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी होने लगती है अपन को, उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या पीते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए इनो पीते हैं। इनो क्या है, बेस है, जैसे एसिड और बेस मिलता है तो हमारे जो पेट के अंदर एसिडिटी हो रही थी वो न्यूट्रल हो जाता है और सारी जो गड़बड़ है वो शांत हो जाती है। उसके बाद सेकंड क्या लिखा है, एसिड कॉज क्या लिखा है, दांत जो है वो डिके। अगर मुंह की एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए ना तो क्या होगा, हमारे जो ये दांत है ना ये गलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस माउथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बहुत सारी पीएच लिखा है, सॉइल की जो है ना पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको खेती करनी है ना तो अगर आप किसी किसान भवन में जाएगा कोई किसान अपनी मिट्टी की जांच करने के लिए, तो वहाँ पे उसकी क्या जांच करते हैं, मिट्टी की पीएच की जांच जरूर करेंगे, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि खेती होगी। ज़्यादा अगर पीएच होगी या कम पीएच हो जाएगी तो अनाज उगेगा ही नहीं। तो सॉइल के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनिमल के भी अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड क्या होता है, दही के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको एक रटनी होती है, एक समझ करके। ठीक है, समझ में आया तुमको अच्छे से?
ग्रेट। उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन करते हैं पीएच के ऊपर। जैसे क्या लिखा, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। अपन को क्या दे रखा है, 3 की पीएच दे रखी है कि इन तीनों में से जो है ना 3 केमिकल दे रखे हैं। एक लेमन जूस दे रखा है, एक ब्लड दे रखा है जिसकी पीएच मैंने कितनी बताई थी आपको अभी, 7.4 बताई थी। इसका मतलब ये बेसिक होता है। ओहो, NaOH बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, NaOH। तो NaOH सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक है, और ब्लड उससे कम। और लेमन जूस तो क्या होता है, लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, सिंपल सी बात है। तो सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी पीएच, लेमन जूस की होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी पीएच, इस बेसिक की, उसके बाद ब्लड की, उसके बाद पीएच की। समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं तो सॉरी, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना, इनको तुमको लर्न करना है। ये एग्जाम में पूछते रहते हैं बार बार, क्या है कि अब बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होगा, NaHOCO3। इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो ये तीनों के फॉर्मूले तुम क्या करोगे, चारों के फॉर्मूला, कास्टिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सबके केमिकल जो है ना, केमिकल कंपाउंड के क्या साइंटिफिक नेम है और इनका क्या केमिकल फॉर्मूला है, इन चारों का आपको याद करना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। जितना लगभग कोशिश कर सकता मैं तुम्हारे कवर कराने की लास्ट मोमेंट पे, वो मैंने कोशिश की है। तो आपको क्या करना है, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबके जो केमिकल फॉर्मूला याद करना है और इनका साइंटिफिक नेम भी याद करना है। समझ में आया। अब थोड़ा डर कम हुआ कि हमको थोड़ा बहुत, हमने सर कुछ पढ़ा है, हमने थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा ही है, ठीक है। फील आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, चिल रहो आराम से, मस्त मजे करो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो अच्छा कंटेंट है उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में डर कर कुछ नहीं होने वाला है, फील आनी चाहिए आपको, मज़ा आना चाहिए लाइफ के अंदर, और तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बना के, ठीक है। तो जितना हमारे पास 1-2 दिन का टाइम है उसके अंदर हमको यूटिलाइज करना है, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी के यार मैंने साल भर पढ़ाई की या नहीं की, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अब 1-2 दिन में जितना आप पढ़ सकते हो, जितने मेरे जो लेक्चर्स है 10th के साइंस के कवर कर सकते हो, उनको अपन को कवर करना है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।